Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IB1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड दीज टॉपिक्स हैव बीन चोजन फ्रॉम यूनिट 1. दिस कुड बी द पार्ट थर्ड. बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं. नहीं तो वीडियो के बाद में मैं आपके उन वीडियोस के लिंक ऐड कर दूंगा सो दैट यू कैन क्लिक एंड वॉच दैम. एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, फॉरेन एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट. जानेंगे कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्या होता है, फॉरेन एनवायरनमेंट क्या होता है एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या होता है. तो I'll डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल और इतने ल्यूसिड मैनर में डिस्कस करेंगे कि वीडियो के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएंगे. तो पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. और इस तरह की अगर वीडियोस आप चाहते हैं फ्यूचर में तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी फ्यूचर वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. और आगे बढ़ने से पहले जो हमारा मिशन है, प्लीज पे अटेंशन टू दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. एग्जाम्स में जो पास्ट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो बेसिकली आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं. या सिंपल आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, explain about the domestic, foreign and global environment. तो it can be a simple question और it can be short note type question. तो कैसे भी आपसे पूछा जाए, you have to write the same answer which we are going to discuss in our further slides. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के साथ में. तो उससे पहले हम जान लेते हैं, जैसा कि आप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट था या फिर आप सिंपल बोलो एनवायरनमेंट जो था उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था. एंड उस क्लासिफिकेशन में हमने दो तरह के क्लासिफिकेशंस देखे थे. एक जिसमें आपका जो एनवायरनमेंट है दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें आपके आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का टाइप है एनवायरनमेंट का, जिसको हमने यहाँ पे टाइप 2 से डिनोट किया है, उसमें ये तीनों एनवायरनमेंट आते हैं जो कि है आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, फॉरेन एनवायरनमेंट और आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट. तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट से. सो लेट्स प्रोसीड. तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट. तो फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है, प्लीज पे अटेंशन. एंड फ्लो चार्ट के थ्रू हम डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपके एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस होती हैं जिनका डीप या प्रोफाउंड इफेक्ट होता है फर्म के डोमेस्टिक बिजनेस पर. So, what is domestic environment? Domestic environment refers to that environment which consists of those external uncontrollable factors and forces that have a profound का मतलब है deep यानी कि गहरा effect on the firm's domestic business. तो फर्म का जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है यानी कि जो नेशनल बाउंड्रीज में एक फर्म अपना बिजनेस करती है, तो उस बिजनेस को जो भी अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस इफेक्ट करती हैं तो वो आपकी कहलाती हैं डोमेस्टिक एनवायरनमेंट. ठीक है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपके वो सभी एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस होते हैं जो कि फर्म के डोमेस्टिक बिजनेस को बहुत ज्यादा गहरे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, वो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कहलाते हैं. ओके, अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम रहते हैं इंडिया में और अगर कोई भी फर्म इंडिया में बिजनेस करती है तो वो आपकी क्या है, बेसिकली इंडिया जो होगा उसके लिए क्या है, डोमेस्टिक मार्केट है. और इंडिया में जो उसका बिजनेस एस्टेब्लिश होगा वो आपका डोमेस्टिक बिजनेस कहलाएगा. ठीक है, तो एक इंडियन यानी कि मान लीजिए मैं या आप एक बिजनेस को सेटअप करते हैं इंडिया में, तो हमारे लिए वो बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस होगा. तो हमारी जो डोमेस्टिक बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस, वो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे. तो आई एम श्योर कि ये डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स कि इस तरीके से डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है किसी भी फर्म के बिजनेस को. तो यहाँ पर देख लीजिए, अब मान लीजिए अगर आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कंपटीशन काफी हाई है, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं उसकी जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में कम है, तो उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस. तो इस वजह से आपका हो सकता है कि जो फर्म
डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहती है, उसको कोई दूसरा मार्केट अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ढूंढना पड़े। तो अगर किसी और कंट्री के मार्केट में जाके कोई भी इंडियन फर्म अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगी, तो वो उसके लिए अब उसका फॉरेन मार्केट हो जाएगा। तो जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट रहेगा फॉरेन एनवायरनमेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है और उस कंपटीशन में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको हो सकता है कि कोई नया मार्केट ढूंढना पड़े अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सेल करने के लिए, या फिर बिल्कुल ही डिमांड नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की, then you might have to look for a new market. So आपका प्रोडक्ट जो है काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छा है, बट स्टिल इफ द डिमांड इज नॉट देयर, देन यू हैव टू डू समथिंग। नाउ सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कि आपकी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं अपने डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए। तो इनका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो फेवरेबल होंगी या अनफेवरेबल होंगी, तो उनका क्या इफेक्ट होगा, या फिर एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव ज्यादा प्रोवाइड किए जाएं या कम प्रोवाइड किए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका डोमेस्टिक बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फेवरेबल हैं, तो उससे आपका जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट अगर आपका बढ़ता है तो दैट कैन अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, तो उससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज या एक्सपोर्ट इंसेंटिव अनफेवरेबल है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो एक्सपोर्ट है वो कम रहेगा, और कम एक्सपोर्ट का मतलब कम फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल्स भी समझ में आ चुके होंगे। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड, जानेंगे कि कौन कौन से डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। So there are in total 5 important factors which we will be discussing in this particular slide. तो 5 कौन-कौन से important factors होते हैं domestic environment के? Let's proceed. So guys, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। नाउ पहला जो आता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फैक्टर, वो है इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड। सेकंड है आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, जो कि डोमेस्टिक मार्केट का होगा। ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फैक्टर वुड बी इकोनॉमिक फैक्टर्स, second would be the competitive structure, third would be related to the political factors, fourth would be related to the legal factors, and the fifth one would be related to the infrastructural factors. Okay, तो 5 इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, और तीसरा है पॉलिटिकल फैक्टर्स, चौथा है लीगल फैक्टर्स, एंड द फिफ्थ वन विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये भी आपको याद हो चुके होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, और वीडियो के साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि जितने भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आपको याद हो जाएं, और एग्जाम टाइम में अगर आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी। नाउ अब जानेंगे कि फॉरेन एनवायरनमेंट क्या होता है, अगेन फ्लो चार्ट के थ्रू सीखेंगे। सो फॉरेन एनवायरनमेंट क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपके एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस होती हैं, और इनका प्रोफाउंड यानी कि डीप इफेक्ट होता है कंपनी के या फिर फर्म के फॉरेन कंट्री बिजनेस पर, यानी कि उसके फॉरेन बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस की वजह से। और वो एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड फोर्सेस जिस एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे वो आपका फॉरेन एनवायरनमेंट कहलाएगा। So, what is foreign environment? Foreign environment is basically that environment which consists of those external uncontrollable factors and forces that have a profound or a deep effect on the firm's foreign country's business. Okay? एक डोमेस्टिक बिजनेस हो गया, अगर वो किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो उसके लिए उस कंट्री में होने वाला बिजनेस फर्म के लिए कहलाएगा फॉरेन बिजनेस। तो फॉरेन कंट्री के बिजनेस को वो फैक्टर, वो अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस जो इफेक्ट करते हैं, और वो जो फैक्टर्स होते हैं या फोर्सेस होते हैं जिस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, वो कहलाएगी फॉरेन एनवायरनमेंट। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यू जस्ट हैव टू मेक फ्यू चेंजेस हियर, रेस्ट द डेफिनेशन वुड बी सेम। अब जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं।
So we'll be discussing many factors here. Okay. तो चलिए सबसे पहला जो फैक्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा फॉरेन एनवायरनमेंट का, वो है रिलेटेड टू जियोग्राफिक फैक्टर्स। ओके, तो जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द फॉरेन एनवायरनमेंट फैक्टर्स। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। उसके बाद हैं आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स। देन वी हैव लीगल फैक्टर्स। उसके बाद हैं आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, and then after we have ecological factor, or the last one will be related to the demographic factors. ओके, तो ये सभी जो फॉरेन एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। ठीक, तो हमें पढ़ना है इन सभी के बारे में कि क्या होता है जियोग्राफिक फैक्टर्स में, या फिर आप कह सकते हो जियोग्राफिक एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में क्या होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स या एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है। So these are very crucial aspect of foreign environment, and any business firm, you know, which is doing foreign business, उसको इन सभी factors या environment के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, otherwise the business would be a failure। तो अभी आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं फॉरेन एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, फॉरेन एनवायरनमेंट फैक्टर्स गेट्स कॉम्प्लिकेटेड विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन मार्केट। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आपके फॉरेन मार्केट्स या फॉरेन कंट्री में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो फॉरेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसको ग्रो करा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसके बाद में फिर आपने एक और कंट्री ऐड की, फिर उसके बाद एक और कंट्री ऐड की। तो जैसे जैसे आप कंट्रीज ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मार्केट बढ़ते जाएंगे फॉरेन कंट्री के, वैसे वैसे आपके जो फॉरेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, क्योंकि हर एक कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ज्योग्राफिक लोकेशंस होती हैं, आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो उन सभी से डील करना किसी भी बिजनेस के लिए इजी नहीं होता। Now, second point says carelessness related to foreign environment factors can lead to closure of business in the foreign market। और अगर फॉरेन एनवायरनमेंट के केस में आपने फॉरेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया, अगर केयरलेसनेस करी, तो इससे आपका जो बिजनेस है फॉरेन मार्केट में दैट कैन क्लोज। तो अगर आपने अटेंशन पे नहीं करी तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और जितना भी आप अपना एम बना के चलेंगे, गोल बना के चलेंगे उस फॉरेन कंट्री में, सब फेल हो जाएंगे अगर आपने थोड़े भी केयरलेसनेस दिखाई फॉरेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट से टू परफॉर्म गुड फर्म नीड increased awareness about the environmental differences and adaptation of business strategies according to the market situation। तो किसी भी फर्म को फॉरेन एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, the firm should be well aware of those environmental factors, and if there would be any environmental difference with the one that they have assumed, तो उसके रिगार्डिंग टाइमली इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। तो इंक्रीज अवेयरनेस यानी कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस एनवायरमेंटल डिफरेंसेस पर होनी चाहिए, एंड दे हैव टू अडेप्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। रिजिड आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं करनी है, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, बिकॉज द फॉरेन बिजनेस विल बी डन इन अ फॉरेन कंट्री, और वहां पे जो चेंजेस आएंगे अगर उसके हिसाब से आपने अडेप्ट नहीं करा, अपनी जो स्ट्रेटजीज है उनको फ्लेक्सिबल नहीं रखा, again that can lead to a great loss and can further lead to the closure of the business। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक और फॉरेन एनवायरनमेंट से। तो अगेन अ फ्लो चार्ट विल बी देयर, और फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें आपके एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस होती हैं और जिनका प्रोफाउंड इफेक्ट होता है ऑन ऑल द फर्म्स लोकेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितनी भी फर्म्स होती हैं उन सभी पर इफेक्ट होता है जिन एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स या फोर्सेस का,
और वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं वो कहलाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट? ग्लोबल एनवायरनमेंट इज दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट which consists of those external uncontrollable factors and forces that have a profound effect on all the firms located across the world. तो across the world यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फर्म्स लोकेटेड हैं सभी पर ग्लोबल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स या फोर्सेस का इफेक्ट पड़ता है. Next point says not confined to just one country, instead influences domestic and all foreign countries. तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर आपका डिपेंड नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं करता किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को. इवन इफ वी टॉक अबाउट इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज. तो जितनी भी डोमेस्टिक कंट्री हैं आपके लिए, हमारे लिए इंडिया है, और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है हमारे लिए, उनको भी सेम तरीके से इम्पैक्ट करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, आप अच्छे से याद कर लीजिए. एंड नाउ विल प्रोसीड, जानेंगे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन से होते हैं. ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर एंड उसमें डिस्कस करेंगे ग्लोबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में. ओके, सो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट 8 फैक्टर्स. तो सबसे पहले फैक्टर में आते हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो वर्ल्ड में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और फैक्टर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट. तो उसके बाद हमारे आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पर कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है. दैट विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैक्टर. उसके बाद आते हैं आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज. Then we have working of regional economic groupings such as EU, NAFTA, ASEAN. EU stands for European Union, ASEAN, NAFTA. इनके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आने वाले अपने जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं इनमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे कोर्स में. नेक्स्ट वी हैव द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन. तो ग्लोबल लेवल पर हमारा जो इकोनॉमिक रिसेशन है, ज़्यादा है कम है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैक्टर का. अगला हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैक्टर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी, कि जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी या स्टेबिलिटी कैसी है इंटरनेशनल लेवल पर, ये भी आपके फर्म के बिजनेसेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं. And the last one that we will be discussing in this particular video is related to the working of international organizations, जैसे कि आपकी हो गई WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD एक्सेट्रा. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, जो फर्म्स होते हैं और जो कंट्रीज होती हैं ओवरऑल, उनको बेसिकली क्या करती हैं, उनकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं. उनकी इकोनॉमी को नॉर्मली अगर देखें तो आपका हेल्प करती हैं उन सभी इकोनॉमीज को जो कि आपका किसी ना किसी तरीके से सफर करती हैं, चाहे वो बीओपी डेफिसिट से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई फिनोमिनन हो, नेचुरल कैलामिटी हो, जिसकी वजह से इकोनॉमी को सफर करना पड़ रहा है किसी भी कंट्री को. तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैक्टर्स, इनका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा. बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना मत भूलिएगा. बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ. लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So thank you so much for watching and perform best in your exam. Stay safe, stay healthy. Bye bye.